दिस इज़ प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो भी अपने लास्ट वीडियोस में देखे हैं उन सभी को यूज़ करके बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स हम लोग करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ टीसीएस में जो लास्ट कुछ एग्ज़ाम्स में आए हैं उनके भी हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है बिल्कुल बेसिक से, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम किसी भी nth नेचुरल नंबर का सम निकालने वाले हैं। फर्स्ट nth नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर जो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे यहाँ पर अगर हमने 10 एंटर किया कि फर्स्ट 10th नेचुरल नंबर के मुझे सम करने हैं, तो 1 से लेकर जितने भी 10 तक नंबर हैं सबको ऐड करके ये जो 55 आया ये हमारा आउटपुट हो गया और ये जो 10 है ये हमारा इनपुट हो गया। इसको हमने n में स्टोर कराया हुआ है, ये हमारा इनपुट है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें n जो है ये हमें इनपुट में लेना होगा, हमें इनपुट लेना होगा। इसके बाद हम अगर देखें ये जो अब हम अगर देखें यहाँ पर तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 10 पर जो कि n है। तो हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे जो कि 1 से स्टार्ट होगा और n पर हमारा जाके एंड होता है और इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो +1 का है। तो यानी कि हम लूप में +1 करेंगे, मतलब लूप में जो i हम यूज़ करने वाले हैं उसमें i++ यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हर एक i की वैल्यू को हम सम कर रहे हैं। हर एक i की वैल्यू को सम कैसे करना है? तो एक सम हम वेरिएबल बनाएंगे, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और उसी सम के अंदर हमने क्या किया, सम प्लस i, और इसी के रिज़ल्ट को हम प्रिंट करा देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग कंपाइलर पर करके देखते हैं। हमने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम पर हम डालने वाले हैं ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर जो होता है इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो onlinegdb.com पर हम ओपन करेंगे और इस तरीके से हमारा ये ओपन हो जाता है। इसको हम क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लैंग्वेज C लैंग्वेज चूज़ करेंगे क्योंकि हम सारा को C पे करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में हम जो भी यहाँ पर एक डेमो दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड के लिए, इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं मेरा कंपाइलर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा जो कंपाइलर है वो हेलो वर्ल्ड प्रॉपर्ली प्रिंट कर रहा है। इसको हम क्लियर करते हैं। नाउ अब हमें प्रोग्राम बनाना है nth नेचुरल नंबर के सम करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डालेंगे हैज़ इंक्लूड और फिर stdio.h हेडर फाइल हम डालेंगे। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसको हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम printf और scanf फंक्शन का यूज़ कर पाएँ प्रोग्राम के अंदर। फिर इसके बाद हम int मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन जो होता है ये प्राइमरी फंक्शन होता है। हर एक प्रोग्राम के अंदर हम मेन फंक्शन डालते हैं और हमेशा मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन पैरेंथेसिस से इंडिकेट होता है। ये पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक n वेरिएबल बनाया हमने डेटा टाइप, जिसमें इंटीजर डेटा हम स्टोर कराने वाले हैं। एंड i हम एक लिए, एक हमने सम वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। अब 0 क्यों किया है वो हम आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने printf यूज़ किया और एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पर कि एंटर n, और उसके बाद हमने scanf फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पे हम %d स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डेटा जो डेटा हम एंटर कराने वाले हैं वो इंटीजर टाइप में, इसलिए %d स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। और कॉमा लगा के एंड, जिसको हम लोग एम्बर स्टैंड भी बोलते हैं, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये एंड का मतलब ये होता है कि n का एड्रेस जो भी होगा वहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। ये हमने डेटा को एंटर करा लिया। अब हम इसके बाद हमने फॉर लूप बनाया जिसमें हमने i की वैल्यू 1 दिया है और सेमी कॉलन दे के i इज़ लेस देन इक्वल टू n और i++। इसके बाद हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस i और ये हमने सेमीकोलन लगाया।
फॉर लूप में क्या हो रहा है, फॉर लूप में यहाँ पर ये काम हो रहा है कि सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी। अब 0 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम सम यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब पहले ये सम प्लस आई एग्जीक्यूट होगा और फिर जो भी वैल्यू आएगा वो इस सम के अंदर असाइन किया जाएगा। तो हम सम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो अगर हमने यहाँ पर 0 नहीं डाला तो ये सम के अंदर गार्बेज वैल्यू आने लगेगा, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ गलत ही आएगा। तो इसलिए सम को हमने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। और ये सम का जो लास्ट में वैल्यू है, मतलब पहली बार में आई की वैल्यू 1 होगी और सम का वैल्यू 0 होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू 1 हो गई। फिर दूसरी बार लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो उसके बाद क्या होगा, 2 और नया वाला सम 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे, ये मतलब तब तक चलेगा जब तक एन आई की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू एन नहीं रहता है। तो हमें लास्ट में उसी सम को प्रिंट करा देना है, यानी कि printf %d(n). तो ये हमने क्या किया, printf करा दिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा मैसेज डाल देते हैं, टोटल कॉलन, और ये हमने %d है। ये %d का मतलब ये होता है कि n के अंदर जो भी वैल्यू होगा इस %d की जगह पे शो करेगा जब हम printf फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। ये रन किया तो ये एंटर n मांग रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 10 दिया तो ये सम करके आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर हम सम प्रिंट करेंगे। हमने 10 एंटर किया यहाँ पर तो ये आ गया हमारा 55। अब यही चीज़ अगर हमने रन किया 100 तो सम जो होगा, जो लास्ट में सम पूरा 100 टाइम सम करके हमारे पास यहाँ पे शो कर देता है, जो कि 5050 होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को हमें फंक्शंस यूज़ करके काम करना है, तो फंक्शंस यूज़ करने के लिए हमें इसी प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। और हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शन का नेम दिया जैसे fun, और इसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो इसलिए int डेटा टाइप यूज़ किया है। ये हमने मेन फंक्शन बना लिया। इसके बाद हम वॉइड फंक्शन भी बना लेंगे जिसके अंदर इंटीजर n हम पास कर रहे हैं, और ये हमने डेफिनेशन के लिए ब्लॉक बना लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम डेटा को एंटर करा रहे हैं, तो डेटा को एंटर कराने के लिए हमें पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। n वेरिएबल हमने एक बना दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने डिस्प्ले करा स्क्रीन पर प्रिंट एंटर n। इसके बाद हमने किया scanf %d एम्बरस्टैंड n। मतलब हम क्या कर रहे हैं, n के अंदर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, इसलिए हमने एड्रेस ऑफ n दिया हुआ है। अब ये जब हम कर लेते हैं तो हमें इस n के वैल्यू को इस वाले फंक्शन में पास करना है, तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि fun है, और यहाँ पर n हम डालेंगे क्योंकि हम n की वैल्यू को पास कर रहे हैं, और ये हमने सेमीकोलन लगाया। तो n में जो भी वैल्यू होगा वो इस वाले int n में आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं हम इसको n लिखें, हम इसकी जगह पर a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम a भी लिख सकते हैं, तो सारा कुछ a हमें देना पड़ेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर इसके अंदर भी हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं, एक i फॉर लूप के लिए और एक हम सम बना रहे हैं जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। फॉर लूप हमने बना दिया जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, और यहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, ये a लिखेंगे क्योंकि ये n की जो वैल्यू थी वो इस a में आ गया है, तो यहाँ पर हमें a लिखना होगा, और ये i++। फिर हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस i कर दिया, और फॉर लूप के बाद में हमने इसी सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, टोटल %d कॉमा सम एंड सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। अब यहाँ पर भी अगर हमने 10 एंटर करा है तो हमारे पास 55 आ गया। अगर हमने फॉर एन एग्जाम्पल 100 किया तो ये इसका सम आ गया। मतलब अब इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हो।
इस प्रोग्राम में बेसिकली होता क्या है, हमेशा याद रखना है, हमेशा जब भी प्रोग्राम रन करता है सी प्रोग्रामिंग हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले ये मेन के पास आएगा, हमारा इनपुट n जो होगा वो इनपुट लिया जाएगा और उसको हम कॉल कर रहे हैं जिससे कि वो n की वैल्यू इसमें ट्रांसफ़र हो जाए और वो n की वैल्यू इंटीजर a के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पर हमने वही काम किया जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। हमेशा याद रखना है, अगर हमने इसको यहाँ से मूव करके फॉर एन एग्जांपल अगर हमने इसको ऊपर भी लगा दिया, ऊपर भी अगर हम रखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम जो होता है स्टार्ट होता है मेन से और फिर उसके बाद इसमें आएगा कॉल। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। अभी भी अगर हम रन करेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। सो ये हमने पहला प्रोग्राम यहाँ पे सीखा। स्क्रीन पर आप देख पाओगे, स्क्रीन पर मैंने इस प्रोग्राम को लिख कर भी दे दिया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों ही कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कोई भी नंबर इनपुट दे रहे हैं तो वो चेक करके हमें बता रहा है कि क्या वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सारे फैक्टर को अगर हम ऐड करें तो वो वही नंबर आ जाता है। अगर जैसे हम 6 का अगर हम एग्जांपल लें तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 6। अब ये फैक्टर का मतलब ये होता है कि 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। तो हमें 6 को छोड़ देना है, मतलब सेम नंबर को छोड़ देना है। बाकी फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो वो 6 आना चाहिए। अगर हमने 28 का एग्जाम्पल लिया तो इसके फैक्टर यानी कि 1 2 4 7 14 और 28 होते हैं। तो 28 को हमें छोड़ देना है, बाकी लोगों को जब हम ऐड करेंगे तो 28 आता है। इसी तरीके से 496 का होता है और इसी तरीके से 8128 का होता है। तो इसके लिए हमें लॉजिक क्या लेना है, सबसे पहले तो हम इनपुट ले लेंगे। n हमने इनपुट ले लिया, ये हमने इनपुट करा लिया। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, इस प्रोग्राम में अगर हम नोटिस करें, हमेशा 1 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो हम एक लूप बनाएंगे जो कि 1 से स्टार्ट होगा और हमेशा से वो नंबर या फिर उससे कम नंबर, वो नंबर से कम पर हम लोग रुक रहे हैं। मतलब अगर हम i से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लूप हमारा चलना चाहिए n-1 तक। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या 6 जो है ये इससे पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। तो डिविजिबल के लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर निकालने में काम करता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे n मॉडुलस i, n मॉडुलस i करेंगे, कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, और ये हमने इफ़ कंडीशन के अंदर लगाया हुआ है। तो अगर ये कंडीशन इसका मतलब ये होता है कि n में जो भी नंबर है वो i से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, डिवाइड करने के बाद 0 दे रहा है। तो इसका मतलब कि वो डिविजिबल है, तभी वो डिविजिबल है i से, तभी तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी i की वैल्यू आ रही है उसको हम सम कर देंगे एक सम वेरिएबल के अंदर, उसको हम सम कर देंगे और उसी को हम सम के साथ स्टोर भी करा देंगे। और यही जो सम होता है इसी को हम लास्ट में कंपेयर करेंगे जो हमने वैल्यू इनपुट करा है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप बनाना है और कंडीशन चेक करना है। अब इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं कंपाइलर पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर दिस स्क्रीन एंड कंपाइलर ओपन करते हैं। सो ये कंपाइलर है, इसको हम पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। ओके अब हमने यहाँ पर int मेन पहले बना लिया, मेन फंक्शन, एंड फिर हमने एक इंटीजर n लिया, एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल i लिया और एक सम वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। अब यहाँ पर हम डालेंगे printf एंटर n, फिर scanf फंक्शन हमने यूज़ किया, %d यूज़ किया और एंड करके हमने एंटर करा लिया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप हमने स्टार्ट किया i = 1 से एंड i = n करेंगे।
यहाँ पर हम लेस देन 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें n-1 तक ही लेके चलना है, तो n से लेस देन लेंगे, n इक्वल टू नहीं करेंगे, एंड i प्लस प्लस करने वाले हैं। इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ n मॉडुलस i, कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो हमने ये चेक किया कि अगर n जो है i से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये n आगे का मतलब होता है n जो है न्यूमरेटर है और i जो होता है ये डिनोमिनेटर है, उल्टा नहीं करना है, नहीं तो आंसर हमारा गलत आएगा। अब यहाँ पर हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया, सम प्लस आई कर दिया, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो आई की वैल्यू ऐड होने वाली है। और इस फॉर लूप के बाद हमने क्या किया, हमें कंपेयर करना है इस n को इस सम के साथ में, तो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, सम कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू n। अगर ये सिचुएशन सेम होती है, मतलब सारे i को सम करने पर इस n के बराबर होता है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि दिस इज़ द परफेक्ट नंबर, और नहीं तो फिर हम एल्स पार्ट में प्रिंट करा देंगे printf नॉट परफेक्ट नंबर। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा। हमने डेटा को इंटर करा दिया, फॉर लूप के अंदर हमने ये कंडीशन लगाया, एंड इफ़, फिर उसके बाद ये हम कंपेयर करा ले रहे हैं कि अगर ये जो सम आ रहा है वो n से बराबर होगा तो हम प्रिंट करेंगे परफेक्ट नंबर, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे नॉट परफेक्ट नंबर। अब रन करते हैं इसको। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 6 दिया, अब मुझे पता है 6 परफेक्ट नंबर होता है, तो आंसर आ गया हमारा परफेक्ट नंबर। अगर हमने यहाँ पे 28 लिखा तो ये भी परफेक्ट नंबर। अगर यहाँ पे हमने 50 लिखा जो कि परफेक्ट नंबर नहीं है, तो आंसर आएगा नॉट परफेक्ट नंबर। सो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं इसी प्रोग्राम को हम फंक्शंस के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, यहाँ तक कट कर लेना है। हालांकि जब आप प्रोग्रामिंग राउंड कर रहे होगे तो आप वहाँ पर कट नहीं कर सकते, आपको पूरा टाइप करना होगा, वो ऑप्शन नहीं होता है जब हम TCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमने एक फंक्शन बना दिया void रिटर्न टाइप का, और इंटीजर इसके अंदर हम पास करेंगे। नाउ फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं हम लोग fun इंटीजर n ले लेते हैं, मैं n ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, और जो हमने अभी कट किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा ही चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो जब हमने क्या किया, मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये हमने डेटा को एंटर कराया, डेटा को इनपुट में लिया। इनपुट लेने के लिए हमें केवल n की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को रिमूव कर दिया। इसके बाद हम कॉल करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, तो fun फंक्शन का नाम है और उसके अंदर n की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखें तो इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर हम लोग i वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और सम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये i और n को डिक्लेयर करना होगा, i को और सम को, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने n क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए n जो होता है ये ऑलरेडी यहाँ से वैल्यू आ रहा है, तो n को आप इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो भी ये हमारा जो वैल्यू होता है मेन फंक्शन से इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 10 किया तो फिर नॉट परफेक्ट नंबर, अगर हमने फॉर एन एग्जाम्पल 28 किया तो ये परफेक्ट नंबर। सो ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। सो ये मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं कोड के साथ में, और ये मैंने फंक्शंस का एग्जाम्पल लगा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड प्रोग्राम पर आ चुके हैं। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो हमारे इनपुट को चेक कर रहा है कि क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हमें एक इनपुट देना है, उस इनपुट को हम चेक करने वाले हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, और या फिर सिंपली आप कह दो कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है।
ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, एक n वेरिएबल में इनपुट लेना है हमें, और फिर हम सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और हम इफ़ में कंडीशन में ये लगाएंगे कि n मॉडुलस 2, यानी कि अगर हमने n को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो मतलब ये कंडीशन इवन का है, तो हम प्रिंट कर देंगे इवन नंबर, प्रिंट हम करेंगे इवन, नहीं तो एल्स में हम प्रिंट करा देंगे ऑड। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बनाया INT n और उसको हमने एंटर करा दिया। इसके साथ ही साथ एक हमने आई वेरिएबल ले लिया फॉर लूप के लिए। सॉरी, यहाँ पे फॉर लूप तो होगा ही नहीं, सिंपली ये हमें एन ही वेरिएबल की ज़रूरत है। अब हमने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ n मॉडुलस 2, कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं, यानी कि अगर हमने n को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर ये कंडीशन होता है तो printf इवन नंबर। अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे printf ऑड नंबर। सो सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो ये एंटर कराने के लिए बोल रहा है। अब जैसे हमने 5 डाला तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने 10 डाला तो ये इवन नंबर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को हमें किसी और तरीके से करना है, हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है ये देख लेते हैं। ओके, टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली बड़े बड़े प्रोग्राम को केवल एक लाइन में कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता भी है कई बार MCQ के अंदर कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो बड़े बड़े प्रोग्राम को एक लाइन में कर देता है, तो वो टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स इस तरीके से होता है, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। अब एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं जिस कंडीशन को हम चेक करने वाले हैं, और एक्सप्रेशन 2 जो होता है वो ट्रू, जब हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमारा एक्सप्रेशन 3 रन करा जाएगा। और ये एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 के जो भी वैल्यू आ रहे हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। अब अगर हम इसी इवन प्रोग्राम को यहाँ पे बनाने वाले हैं तो ये हम कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम है, इसमें से इफ़ कंडीशन हमने यहाँ तक पूरा रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक वैर नाम का हम इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। ऊपर भी मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने डाला एक्सप्रेशन n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, ये मेरा कंडीशन है। क्वेश्चन मार्क, स्पेस देने के बाद भी हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बिना स्पेस दिए भी लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें प्रिंट होना चाहिए इवन नंबर, और कॉलन लगाने के बाद हमने लगाया printf, नहीं तो प्रिंट हो ऑड नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम सेमीकॉलन क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो सेमीकॉलन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है, वो लाइन ख़त्म होती है, उसके लिए हम लोग सेमीकॉलन लगाते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो ये पूरा होता है, तो हम बीच में सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सेमीकॉलन लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है और ये कॉलन होता है और सेमीकॉलन बिल्कुल लास्ट में लगता है। अब हम इसको रन करते हैं। हमने रन किया, फॉर एन एग्जांपल हम 5 डाल रहे हैं, तो ये 5 जो है ये फॉल्स है, तो ये वाला ऑड नंबर प्रिंट होना चाहिए। देखिए ऑड नंबर प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कोई इवन नंबर डाला, जैसे 100 डाला, तो ये इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर प्रिंट हुआ। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये पहला एक्सप्रेशन प्रिंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर डिस्प्ले भी करा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमसे दो इनपुट ले रहा है, एक n1 और दूसरा n2, और इन दोनों के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं हमें उनको प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें लॉजिक समझना होगा सबसे पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो वैल्यू इनपुट कराएंगे, एक n1 को और एक n2। ये दोनों हमने वैल्यू इनपुट करा लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना होगा, और वो लूप जो है n1 से स्टार्ट होना चाहिए। वो n1 से स्टार्ट होगा और एंड होगा n2 पर। इस तरीके से लूप चलेगा। और इसी लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दिया, इवन का कंडीशन लगा दिया, इफ़ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। ये हम कंपैरिजन के लिए लगा देते हैं। अगर ये चीज़ सही होती है तो हमें बस लूप का जो आई है वो प्रिंट करा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। सो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। अब इसको हम कंपाइलर पर आते हैं और उसी प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम int n1 ले लेते हैं डेटा टाइप, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, एक n2 ले लेते हैं एंड एक i ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रिंट f करना है, एंटर n1 एंड n2, और एक मैसेज हम डाल देते हैं वेयर n1 इज़ लेस देन n2। ये पहले से मैं मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पर हमने स्कैनफ किया, स्कैनफ %d। अगर हमने 2 बार %d लिखा है तो मतलब 2 बार वो इंटीजर वैल्यू लेगा। तो पहले हम n1 की वैल्यू ले रहे हैं और फिर कॉमा लगाकर n2 लिखेंगे यहाँ पर। तो आप इसको ध्यान देना, यहाँ पर हमें एंड भी लगाना है, स्कैनफ में दोनों ही वेरिएबल के सामने एंड लगाना होगा। ये जो n1 है ये इस वाले %d में होगा, और ये वाला जो %d है वो n2 के लिए है, और एड्रेस हम लगा रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस डिफाइन करने के लिए। अब हमें फॉर लूप बनाना है जो कि n1 से स्टार्ट हो रहा है, सेमीकोलन, और लेस देन इक्वल टू है n2 से, सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाना है, इफ़ i मॉडुलस 2, ये कंडीशन होता है इवन नंबर का। अब यहाँ पर जो हम i इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये i की वैल्यू हमें पूरा एक सीरीज़ बनाना है, पूरी सीरीज़ को प्रिंट करनी है, इसलिए हम i को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। i न्यूमरेटर पर होगा, t डिनोमिनेटर पर होगा। हमें प्रिंट कर देना है printf %d i और सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने 10 दिया, हमारा n1 10 हो गया, n2 हमारा 20 हो गया। तो हम देखें 10 12 ये पूरा बिल्कुल मिक्स होकर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा सा जो हमारा लास्ट में printf है यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं और अब रन करते हैं प्रोग्राम को। तो हमने पहला n1 10 दिया, दूसरा हमने 20 दिया। तो अब हम देखें 10 12 14 16 18 20 जितने भी हमारे इवन नंबर थे 10 और 20 के बीच में सब प्रिंट हो गए। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो हॉरिजेंटल में ये आ रहा है ये हॉरिजेंटल में ना आकर वर्टिकल में आए, मतलब स्ट्रेट में आए, स्ट्रेट अलग अलग लाइन में आए, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें बैकस्लैश लगाना है और n लगाना है। इसको करने के बाद हम रन करेंगे। तो 10 एंटर, 20 एंटर। तो अब हम देखें तो यहाँ पर 10 12 14 पूरे आने लगे। इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट प्रिंट होगा यहाँ पर। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें फंक्शंस के साथ बनाना है तो मुझे लगता है अब आप बना लोगे। ऑलरेडी हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारा जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल हमें प्रिंट कराना है। सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है मैथमेटिक्स में एक टर्म होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़े चैप्टर बनाए गए हैं। बेसिकली इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क से कंपेयर करते हैं। अब जैसे हमने 0 फैक्टोरियल लिखा तो 0 फैक्टोरियल जो होता है ये बिल्कुल 1 होता है।
लेकिन अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके का होता है। मतलब 1 से स्टार्ट होगा और उस नंबर तक हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा फैक्टोरियल होता है। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल्स देख सकते हैं। जैसे 10 का हम देख सकते हैं, 9 का देख सकते हैं, इस तरीके से फैक्टोरियल चलता है। अब इसके लिए लॉजिक ये होगा, तो सबसे पहले तो हमने n जो है वो ये हमने इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद हम एक लूप बनाएंगे, वो लूप हमारा 1 से स्टार्ट होगा और वो n तक जाएगा, मतलब जो भी हमने एंटर करा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 1 से, और इसी फैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट मल्टीप्लाई इनटू आई कर दिया, और इसी फैक्ट को हम लास्ट में प्रिंट करा लेंगे। मतलब फैक्टोरियल के लिए सिंपल सा ये प्रोग्राम होता है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। हमें क्या करना है, लूप चलाना है और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। इसको अब हम रन करके देखते हैं। सो ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने एक n वेरिएबल ले लिया, एक फैक्ट वेरिएबल बनाया जिसको हमने 1 इनिशियलाइज किया, और एक हमने i वेरिएबल बनाया। इसके बाद ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सभी वेरिएबल के बीच में कॉमा होता है और लास्ट में सेमीकोलन होता है। एंड हमने प्रिंटफ स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया, एंटर n scanf %d एड्रेस ऑफ n। नाउ फॉर लूप हम बना रहे हैं i इज इक्वल टू 1 से, एंड i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम लोग देते हैं स्टार, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम i से करेंगे। i इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड फॉर लूप ओवर होने के बाद जो लास्ट में बिल्कुल फैक्ट के अंदर वैल्यू आएगी उसी को हमें प्रिंट करा देना है इस तरीके से, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। अब पहला वाला जो %d है वो हम n की वैल्यू को लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरा वाला जो है वो फैक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हम इसको समझें एक बार, ये जो %d है n के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो इस पोजीशन पर आएगा, और फैक्ट के अंदर जो वैल्यू होगा वो इस पोजीशन पर आएगा। इन दोनों के बीच में कॉमा लगाते हैं हम लोग। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3, 6 आना चाहिए आंसर, 6 आ गया। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। अगर हमने बहुत बड़े नंबर को फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 10 का नंबर, तो ये 10 का फैक्टोरियल ये आ गया हमारा आंसर। सो इस तरीके से हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम बना सकते हैं। एंड इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में इसके कोडिंग दिखा दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने कोई भी नंबर इनपुट में दिया तो उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको सम करके हमें प्रिंट आउट करना है। अगर हम इसको समझें प्रॉपरली, अगर हम समझें फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक नंबर है 1 2 3। अब इनमें 3 डिजिट है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। तो इनका हमें सम करना है, जैसे 1 + 2 इनके डिजिट का हमें सम करना है। सो इसका अगर हम सम करें तो ये 6 आता है। तो ये हमें आउटपुट में देना है, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए और ये हमारा इनपुट होना चाहिए, ये हमारा इनपुट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने ग्रीन कलर लेते हैं, हमने n के अंदर इनपुट कराया 123, ये हम कर रहे हैं। सो हमें इस चीज़ में क्या करना होगा, हमें इस लास्ट डिजिट को निकालना होगा, हमें एक एक डिजिट को निकालना होगा इस 3 डिजिट नंबर में से। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। सो मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे
n मॉडुलस 10 से डिवाइड हम लोग करेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग रिस्टोर करा रहे हैं किसी एक r वेरिएबल के अंदर। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें, 123 जो नंबर है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये रिमाइंडर जो बच रहा है 3 वो r के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, 123 में से 3 डिजिट को r के अंदर स्टोर करा दिया। दूसरा स्टेप ये होगा, हम एक s नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। इस s को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम s को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं r के साथ में। मतलब जो भी हमारी r की वैल्यू आएगी वो सम होकर फिर चेंज होता रहेगा। और लास्ट में अगर हम देखें, अब हमने 1 2 3 को तो यूज़ कर लिया, अब हमें इस डिजिट को यूज़ करना है। मतलब 3 को यूज़ करने के बाद अब हमें 2 पर आना है। तो n की वैल्यू हम चेंज करने के लिए n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 करेंगे। अब ये काम क्या कर रहा है, हमने 123 को डिवाइड कर दिया 10 से। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास क्या बचता है, कोशेंट बचेगा 12। सो जो नई n की वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी। और इसी चीज़ को हमें लूप में चला देना है, यानी कि एक वाइल लूप चला देना है। वाइल लूप अगर हम चलाते हैं जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो इसके बाद वाला जब लूप चलेगा तो r की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगा और s की वैल्यू जो होगी पुराना वाला जो वैल्यू 3 है उसके साथ हमारा 2 भी ऐड हो जाएगा, मतलब 5 हो गया। और फिर n की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी। तो ये तब तक लूप चलेगा जब तक हमारा n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे और फिर हम इसी सम को प्रिंट करा देंगे, या फिर हम इसी s को हम लोग प्रिंट करा देंगे तो हमारा सम ऑफ डिजिट आ जाएगा। अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। सो ये हमने एक इंटीजर n बनाया एंड एक रिमाइंडर के लिए rem बना दिया वेरिएबल, और एक SOD बना दिया सम ऑफ डिजिट के लिए। बाकी ज़रूरत पड़ेंगे तो हम ऐड कर लेंगे। मैंने एक मैसेज करा दिया, एंटर n, स्कैनफ दिया हमने %d, एम्बर स्टैंड n। ग्रेट। अब हम वाइल लूप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वाइल हम यहाँ पर वाइल n भी दे सकते हैं, क्योंकि वाइल लूप तभी चलता है जब ये n की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। तो अगर ये n की वैल्यू 0 आएगा तो ऑटोमेटिकली लूप से हम बाहर आ जाएंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल टू हम एक्सक्लामेशन और इक्वल टू से करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 भी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 किया और फिर हमने SOD इज इक्वल टू SOD प्लस रिमाइंडर किया। अब यहाँ पर हम SOD को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इनिशियलाइज़ करना होगा 0 से, नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। एंड नाउ n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ये n को चेंज करने के लिए है। तो ये तब तक चलेगा जब n की वैल्यू 0 ना हो जाए। सो वाइल लूप के बाद में हम प्रिंट करा देंगे %d SOD में ही हमारा सम ऑफ डिजिट स्टोर हो रहा है। एंड इसको अब हम रन करते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने 1 2 3 दिया तो 6 आ गया आंसर, सही है। अगर हमने एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया फिर भी सम सही आ रहा है। मतलब अब इस तरीके से आप अपना सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो हमें ये तीन चीज़ें याद रखना है। मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, SOD प्लस रिमाइंडर हम क्या कर रहे हैं, उस रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं, और ये n डिवाइड बाय n जो होता है ये कोसेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोशेंट के वैल्यू के लिए। और ये n नॉट इक्वल टू 0 वाइल लूप हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। सो इसी का मैंने सोर्स कोड और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने शो किया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करे। तो सबसे पहले तो फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है।
फिबोनाची सीरीज़ एक सीरीज़ है बेसिकली जिसका स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0, जिसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरी वैल्यू सेकेंड टर्म होता है 1। लेकिन इसके बाद का जो सम होगा वो पहले दोनों का ऐड होता है, मतलब ए और बी को ऐड करेंगे तो 1 आ गया। इसके बाद अगर हम डी की वैल्यू ले रहे हैं तो ये दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे यानी कि 2 हो गया। अगर इसके बाद ई अगर हम एक पांचवा टर्म निकालना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज़ का तो 1 और 2 को ऐड करेंगे यानी कि 3। मतलब पिछले दो नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है वही हमारा फिबोनाची का वैल्यू होगा। तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये फिबोनाची सीरीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है 1 1 2 3 5 8 13 21, इस तरीके से हमारा सीरीज़ दिखाई देता है और हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर का ऐड होता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज़ बनता है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें लॉजिक क्या लगाना है। अब हमें ध्यान रखना है हमें 1 से स्टार्ट करना है इस लूप को। तो ये जो लूप है ये 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर हम देखें तो 1 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n इनपुट ले लेना है। n हमें इनपुट लेना है। n इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम कौन सा लिमिट डाल रहे हैं, हम फिबोनाची सीरीज़ का लिमिट डाल रहे हैं कि कितने nth वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, कितने nth वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। और ये एक वेरिएबल हमने बनाया जिसमें हमने ज़ीरो हमने इनिशियलाइज़ किया और दूसरा एक वेरिएबल हमने बनाया जिसमें हमने 1 इनिशियलाइज़ किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चलाएंगे और ये लूप हमारा स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और 1 से स्टार्ट होने के बाद n-1 तक चलना चाहिए, सॉरी n-2 तक चलना चाहिए। अब मैं n-2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग की ये दो वैल्यू तो हमें पता ही पता है, तो लूप 1 से लेकर n-2 तक चलना चाहिए। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर c को हम a प्लस बी कर रहे हैं, और ये होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, मतलब a की वैल्यू a के अंदर हम b की वैल्यू डाल रहे हैं और c की वैल्यू को हम b के अंदर डाल रहे हैं। तो हमें स्वैपिंग करना होगा। स्वैपिंग इस तरीके से होता है a = b, इसका मतलब होता है b के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो a के अंदर आ जाएगा, और b = c हमने किया, इसका मतलब क्या होता है c के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो b के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये इसके अंदर स्वैपिंग होता है और ये हमने एक्सप्रेशन किया, फिर इसी c की वैल्यू को हमें प्रिंट करा देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास पूरे सीरीज़ का आंसर आ जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं प्रॉपरली। सो हमने एक वेरिएबल n ले लिया एंड इसके बाद हमने एक i वेरिएबल ले लिया एंड एक a हमने लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, एंड एक b हमने लिया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया है, एंड एक c ले लिया हमने। ओके ग्रेट, सेमीकोलन लगा दिया लास्ट में। एंटर द nth पोजीशन, scanf %d एम्बरस्टैंड n। नाउ अब हम चाहते हैं कि पहले तो हम सिंपली प्रिंट कराएं, तो फॉर लूप हम लगाते हैं i = 1 सेमीकोलन i <= n-2 एंड i ++। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं c = a + b, एंड फिर हम प्रिंट करा देते हैं c की वैल्यू को, c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया हमने, और फिर हम स्वैपिंग कर रहे हैं a = b एंड b = c, मतलब b के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो a में आ जाएगा और c के अंदर जो वैल्यू होगा वो b के अंदर आ जाएगा। और इस चीज़ को करने के बाद इस चीज़ को करना ये हम कर रहे हैं। अब इसको हम रन करते हैं। अब एंटर द nth पोजीशन। फॉर एन एग्जांपल अगर हमें 3 टर्म चाहिए तो 3 डाला हमने। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 आ रहा है, केवल 3 डालने पर 1 आ रहा है। और अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हमने इसको दोबारा से रन किया और 5 डाल रहे हैं तो
3 नंबर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद। तो अगर मैंने 5 डाला तो 1 2 3 स्टार्टिंग के 2 डिजिट गायब हैं। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट गायब इसलिए हैं क्योंकि हमारा ए और बी को हमें अलग से प्रिंट कराना होगा फॉर लूप के बाहर। तो ये फॉर लूप के बाहर मैंने %d स्पेस %d और स्पेस यहाँ पर मैंने ए और बी को भी प्रिंट करा दिया। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। जैसे अब हमने 3 प्रिंट कराया तो 3 वैल्यू आएंगे 0 1 1। 5 अगर हमने प्रिंट किया तो 5 वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर बाई चांस फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने 0 डाल दिया तो भी हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है, जो कि आंसर गलत है। लेकिन अगर हमने 1 डाल दिया फॉर एन एग्जाम्पल तो 1 डाला तो भी हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है। और अगर हमने 2 डाला तो भी हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें सही करने के लिए हमें इफ़ कंडीशन लगाना होगा n के बाद में। तो हम थोड़ी देर के लिए प्रिंट स्कैनएफ के बाद यहाँ पर एंटर करते हैं। हम एक कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मतलब हम ये शो कर रहे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं दिया जा रहा है, तो प्रिंट क्या कराएं। इसके बाद हमने एल्सेफ कंडीशन लगाया कि अगर n की वैल्यू 1 होती है तो हमें प्रिंट एफ करना है %d, केवल e की वैल्यू को प्रिंट कराना है अगर n इज इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 होगा तो एल्सेफ, हालांकि आप इसको लगाओ ना लगाओ तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने लगाया n इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया %d स्पेस %d। ए और बी दोनों ही वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। और ये बाकी का जो पार्ट है उसको हम एल्स के पार्ट के अंदर डाल देते हैं। इसको हम एल्स पार्ट के अंदर डालते हैं और इस एल्स पार्ट को हम क्लोज कर देते हैं। सो मैंने किया क्या, मैंने कुछ कंडीशंस लगाए। इफ़ n इज इक्वल टू 0 तो ये प्रिंट होना चाहिए। एल्स इफ में लगाया कि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो a प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर एल्स इफ में अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो a और b ही प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर n की वैल्यू होती है तो मुझे ये पूरा का पूरा लूप चलाना होगा, पूरा का पूरा फॉर लूप चलाना होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, सही आ रहा है आंसर। अगर हमने 1 किया तो केवल 0 प्रिंट हो रहा है। अगर हमने केवल 2 ही फिबोनाची सीरीज़ के लिए रन किया, अगर हम 2 ही फिबोनाची सीरीज़ जाते हैं तो 0 और 1 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए, फॉर एन एग्जांपल अगर हमें मान लीजिए 19 फिबोनाची सीरीज़ चाहिए तो पूरा 1 से लेकर 19 तक फिबोनाची सीरीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा। सो इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया विथ आउटपुट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि चेक करे हमारे इनपुट इंटीजर वैल्यू को कि क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको रिवर्स करने पर उसका सेम टू सेम वही नंबर आ जाता है, मतलब मिरर इमेज बिल्कुल सेम वही होता है, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। और ये पैलिंड्रोम प्रोग्राम जो होता है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इसके कई सारे यूज़ करके हमें कोडिंग राउंड में भी कुछ बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम आते हैं पैलिंड्रोम को यूज़ करा के। सो रिवर्स जो होता है वो सेम होना चाहिए, जो नंबर हमने एंटर करा है वो पैलिंड्रोम होता है। सो इसके लिए हमें लॉजिक क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें रिवर्स निकालना होगा। सो रिवर्स के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम n इनपुट में ले लेंगे, ये हमने इनपुट करा लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक हमने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल अगर 121 है तो हमें इस लास्ट वाले डिजिट को निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो निकालने के लिए मैंने प्रीवियसली बताया रिमाइंडर, हम लोग रिमाइंडर वाला मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो n मॉडुलस 10 इस अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बाहर आ जाता है, मतलब लास्ट का डिजिट बाहर आ जाता है और उसको हमने r के अंदर स्टोर करा दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
हम इसी नंबर का रिवर्स बना रहे हैं। तो रिवर्स बनाने के लिए हमने एक एस वेरिएबल लिया जिसको हमने स्टार्टिंग में 0 से इनिशलाइज किया हुआ है, और इसी रिवर्स को हम इसी एस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनको हम ऐड कर दे रहे हैं आर के साथ में। तो ये होगा क्या, होगा ये कि एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। और अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हमने 121 लिया हुआ है, अगर हमने 121 लिया हुआ है, सो यहाँ पर क्या होता है, आर की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है, और यहाँ पर एस की वैल्यू हो जाती है 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1। अब हमें एक चीज़ पता था, एसोसिएटिविटी हमें, प्रेसिडेंस हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो 0 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, और फिर इसको हमने 1 के साथ ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1 बचा। तो ये s की जो नई वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें एक और स्टेप लेना होगा, हम इस 121 को चेंज कर रहे हैं 2 डिजिट में, तो n/10 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 121 जो है उसको हमने 10 से डिवाइड किया, तो ये केवल 12 बचा, यानी कि इसका क्वोशंट जो है 12 बचा। अब इसी चीज़ को हमने लूप में चला दिया, वाइल लूप के थ्रू। तो दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार हमारा r की वैल्यू चेंज होकर r की जो नई वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2 आएगा। फिर s की वैल्यू, s की नई वैल्यू क्या होगी, s की नई वैल्यू हो जाएगी, s की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये s की पुरानी वाली वैल्यू थी 1, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस 2 हमारा नया रिमाइंडर नया वाला। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है प्रेसिडेंस के हिसाब से, तो 1 × 10 क्या होगा, 10 हो जाएगा, और फिर हम 2 के साथ में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आया 12। ये 12 हमारा s के अंदर हो जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, n की वैल्यू चेंज होकर केवल 1 बचेगा। अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा, अब इस बार r की वैल्यू जो होगी वो 1 बचेगी। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर s की वैल्यू क्या होती है, तो s की पुरानी वैल्यू 12 थी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और r की वैल्यू जो थी 1 उसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, तो 120 प्लस 1, सो ये s की जो नई वैल्यू होगी वो 121 आ गई। तो ये रिवर्स होता है। इसके बाद अगर हम दोबारा से n की वैल्यू करें तो 0 आ जाती है, और जब 0 आ जाएगा तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हमें बस कंपेयर कर देना है कि ये जो s है ये हमारे स्टार्टिंग वाले इनपुट से बराबर था, स्टार्टिंग वाले इनपुट से बराबर था। अगर ये हमने चेक करा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो हम पैलिंड्रोम प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम लिख देंगे नॉट पैलिंड्रोम। अब इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं, तो और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। ये हमने मेन फंक्शन बना लिया है, इसके अंदर हम एक n ले रहे हैं वेरिएबल इनपुट के लिए, और एक रिमाइंडर के लिए rem ले रहे हैं, एक हम रिवर्स के लिए rev ले रहे हैं, रिवर्स नंबर के लिए। एंड रिवर्स को हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, बाकी ज़रूरत पड़ने पर हम ऐड करेंगे। हमने क्या किया, प्रिंट एंटर n scanf %d एंड n। नाउ हम वाइल लूप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और n ही लगाते हैं बस। अब यहाँ पर हम rem रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं, n मॉडुलस 10 सेमीकोलन। फिर हम लोग रिवर्स वेरिएबल के अंदर rev मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस rem दे रहे हैं। अब कई बार क्या होता है ना, हमें एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस में नॉलेज नहीं होता है, प्रेसिडेंस हमें पता नहीं कि इस एक्सप्रेशन में पहले कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो हमें बस एक चीज़ पता होना चाहिए, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है।
तो हम चाहते हैं कि पहले मल्टीप्लाई हो, तो इन चीज़ को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर सम किया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले एग्जीक्यूट होती हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम n की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं n डिवाइड बाय 10 से। अब एक चीज़ अगर हम नोटिस करें, हमने सारा काम तो कर लिया लेकिन n की वैल्यू जो है लास्ट में 0 हो जा रही है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, और जैसे ही हमने n को इनपुट में लिया वहीं पर हम टेम्प के अंदर n की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो टेम्प इज इक्वल टू n कर दिया। तो अब n भले ही चेंज हो जाए लेकिन ये टेम्प की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एक डुप्लीकेट के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर हम फॉर लूप वाइल लूप के बाद में टेम्प को हम लोग कंपेयर करेंगे रिवर्स के साथ में, REV, और अगर ये चीज़ सही होता है तो हम प्रिंटफ कर देंगे पैलिंड्रोम नंबर, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे एल्स पार्ट में नॉट पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से हम कंपेयर कर लिए। सो अब इसको हम रन करके देखते हैं। अगर हमने फॉर एन एग्जांपल 121 दिया तो ये पैलिंड्रोम आएगा, अगर हमने 256 दिया तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम रन करता है। हमें सबसे पहले इनपुट लेना होगा, फिर हमें उस n के वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में डुप्लीकेट करना होगा, असाइन करना होगा। फिर वाइल लूप हमने किया, इसके अंदर ये 3 स्टेप बस आप याद रखना और इसी फ्लो में याद रखना। पहले हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और स्टोर करा रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करके, फिर हम रिवर्स के लिए ये ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, हम रिवर्स के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, और फिर n की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, और इसके बाद हम इस टेम्पलेट को इस रिवर्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा अगर सेम रहेगा तो पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। सो ये मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करा दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि जो भी हम इंटीजर इनपुट में दे रहे हैं वो उसको चेक करे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। सो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि वो केवल 2 ही टेबल में आ सकता है, या फिर 1 में या फिर खुद के टेबल में। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये ऐसे नंबर हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। इनके अलावा और किसी टेबल में ये नहीं आते हैं, इनके कोई और फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमारा जो लॉजिक बनेगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया और इनपुट ले लिया। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, उस लूप को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक चलाने वाले हैं, जो वैल्यू हमने एंटर करा है। क्योंकि हमें पता है कि या 1 से स्टार्ट होता है और n तक ही फैक्टर हो सकता है। उस n का फैक्टर n से ज़्यादा नंबर से नहीं हो सकता है। अगर हम 6 एंटर कराएं तो इसका फैक्टर 7 नहीं हो सकता है, 6 होगा या फिर 6 से कम ही तक होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ कंडीशन हम लोग लगाएंगे। हम लगाएंगे n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, मतलब ये n जो है वो i से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये डिविजिबल होगा तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लगा देते हैं काउंटर। हमने एक काउंटर वेरिएबल लगा दिया और इसको हम एक एक बार इंक्रीज़ कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस। इसको हमने स्टार्टिंग में 0 वैल्यू दिया था और इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर ये काउंट की वैल्यू 2 आती है, काउंट की वैल्यू 2 आती है, तो हम उसी फॉर लूप के अंदर प्रिंट करा देंगे कि ये i जो है, ये n जो है, ये हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू इसके अलावा कोई भी आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज़ को अब हम प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं, तब हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो ये मेन फंक्शन में आ गए। हमें यहाँ पर एक इंटीजर बनाना होगा वेरिएबल n, और एक हमने i वेरिएबल ले लिया फॉर लूप के लिए। बस अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंटफ एंटर n स्कैनफ एम्बर स्टैंड n।
हमने वैल्यू एंटर करा लिया। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं i इज इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक, और हर बार i को हम 1 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। सो इसके अंदर भी हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n न्यूमरेटर में होना चाहिए और i डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब 0 आएगा तो हमें एक काउंट वेरिएबल लगाना है और इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे +1, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट ++, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये काउंट को हम यहाँ पर पहले इनिशियलाइज कर दें 0 वेरिएबल के साथ में, 0 डिजिट 0 दे दिया हमने। तो पहले ये 0 था और 2 बार 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ अगर ये चीज़ होता है तो हम बिल्कुल फॉर लूप के बाहर में आएंगे और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे फॉर लूप के बाहर में, इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2, अगर काउंट की वैल्यू 2 होती है सो प्रिंट प्राइम नंबर, नहीं तो एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट एफ नॉट प्राइम नंबर। अब ये काउंट 2 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और n तक लूप चला रहे हैं और हर बार हम i से ही चेक कर रहे हैं। तो 2 बार तो हमें श्योर है ही है कि एक बार 1 के टेबल से तो ये डिवाइड होगा ही होगा और एक बार n से खुद के नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये काउंट का 2 वैल्यू तो आना तय है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई आता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए हमने काउंट 2 लिया हुआ है। लेकिन अगर इसी लूप को अगर हमने फॉर एन एग्जाम्पल 2 से चलाते और इसको केवल हम लेस देन ये कर देते, तो यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू 0 से चेक करते, क्योंकि 1 भी हमने छोड़ दिया और n भी हमने छोड़ दिया। तो वो हमें अपना लॉजिक लगाना है किस तरीके से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी मैंने 1 भी लिया और n भी इंक्लूड किया हुआ है। इसको हम रन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमने 5 लिया, 5 हमें पता है ये प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर आ रहा है। अगर हमने 10 लिया तो नॉट प्राइम नंबर। इस तरीके से हम प्राइम नंबर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो ये प्राइम नंबर की प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये काम करता है। ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एक एक लाइन को प्रॉपरली समझिएगा। अगर आपके पिछले 2 वीडियोस को आपने अच्छे से देखा है तो आप एक एक लाइन को प्रॉपरली समझ पाओगे कि हर एक लाइन का क्या क्या मतलब है, और आपका बेसिक क्लियर है तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारे इनपुट को चेक करे, जो भी हमने इंटीजर इनपुट में दिया है वो चेक करे कि क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनके डिजिट का क्यूब निकालकर हम जब ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आ जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 153 है तो 1 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया और 3 का क्यूब किया, इन तीनों को ऐड करे रहे हैं तो 153 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली इंटर्ड किया गया नंबर है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग के भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। हमें एक n इनपुट ले लेना है, हमने एक इनपुट करा लिया। अब हमें 3 स्टेप इसमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एक डिजिट को इटरेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे n मॉडुलस 10 मैंने यूज़ किया, जो हम पिछले 2-3 प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद एक s वेरिएबल मैंने लिया। इस s को हमने स्टार्टिंग में मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया था, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रिमाइंडर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसके साथ s के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, और ये फिर n की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, इसका कोशेंट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये 3 स्टेप यहाँ पर होगा, और इन तीनों स्टेप को तब तक करेंगे जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यानी कि वाइल लूप लगेगा। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, इसी s को हम लोग कंपेयर करा देंगे इनपुट वाले नंबर से। अगर दोनों सेम है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हमारा लॉजिक हो गया।
अब इसको हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं। हमने एक int n लिया वेरिएबल, एक हमने रिमाइंडर के लिए लिया, एक हमने s वेरिएबल ले लिया, और एक हम टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके अंदर। printf enter n scanf ampersand n। नाउ टेम्प को n की वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, जिससे कि ये एक डुप्लीकेट हमारे पास रहे बाद में चेक करने के लिए। ये बिल्कुल पैलिंड्रोम के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, एक लाइन का चेंज होता है बस। आप खुद ही कहोगे कि ये तो बहुत इजी है। रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 कर दिया हमने, एंड s इज इक्वल टू s प्लस ब्रैकेट के अंदर हम कर रहे हैं r मल्टीप्लाई r, और यहाँ पर s की वैल्यू को 0 असाइन कर देते हैं क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और ये n की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया इसका क्वोशंट निकाल कर। सो इस वाइल लूप के बाद जब ये ओवर हो जाता है तो फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ टेम्प इज इक्वल, कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें भूलना नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स पार्ट में हम लोग करते हैं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ग्रेट। सो ये हमने इनपुट कराने के लिए किया। मैं थोड़ा स्पेसेस दे रहा हूँ जिससे हमारी प्रोग्राम समझ में आए, और ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि n की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। असाइन के लिए सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं, एंड वाइल हमने यूज़ किया। ये 3 लाइन आपको याद रखना है इसी सीक्वेंस के अंदर, और फिर हमने इफ़ लगाकर चेक कर लिया। इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर कहाँ पर गलती हो रही है, लाइन नंबर 14 में। ओके, ओके, ये मैंने आर क्यों किया हुआ है, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम को ही अटैच कर दिया यहाँ पर। कोई नहीं, REM कर दिया मैंने। नाउ अब रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने 153 डाला और ये हमें पता है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, सो 153 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, इसको हमें चेक, ये टेम्प के अंदर टेम्प को कंपेयर करेंगे s से, इस वाले नंबर को s से कंपेयर करेंगे ना। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, फिर से करते हैं। 153 नाउ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। अब हम अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये डाला तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो हमें इस s को इनके क्यूब को ऐड करके इस वाले इंटीजर से कंपेयर करना है। सो आई होप आपको आर्मस्ट्रॉन्ग समझ में आ गया होगा, एंड ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी करा दिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है TCS NQT का लेवल। TCS NQT में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सीरीज़ दी गई है, इस तरीके का वो सीरीज़ दिख रहा है गंदा सा। इस सीरीज़ का nth वैल्यू हमें निकालना है। हमें पता लगाना है कि nth वैल्यू पर कौन सा nth पोजीशन पर कौन सी वैल्यू होगी। सो सबसे पहला काम, अगर आप सीरीज़ के कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो कोडिंग में, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा वो सीरीज़ कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें, जैसे 1 है पहले फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड टर्म जो है 2 है, फिर थर्ड पोजीशन पर 1 है, फिर 3 है, तो कोई फ्लो नहीं बन रहा है, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो आप ऐसे सिचुएशन में एक एक डिजिट को, एक एक टर्म को ना, अल्टरनेट टर्म को चेक करिए। जैसे 1 को 1 से मैंने चेक किया, फर्स्ट को थर्ड पोजीशन से किया तो 1 1 हो गया, फिर थर्ड को फिफ्थ पोजीशन से किया तो 2 हो गया, फिर फिफ्थ को 7th पोजीशन से किया तो पता चला अरे ये तो फिबोनाची सीरीज़ है।
तो हमारा जो ऑड पोजीशन है वहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ है, और इवन पोजीशन यानी कि ये जो है, ये जो मैंने यहाँ रेड मार्क किया है, ये हमारा इवन पोजीशन है। इवन पोजीशन यानी कि 2, 4, 6 पोजीशन। ये क्या है हमारा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये हमारा प्राइम नंबर है। मतलब ऑड पोजीशन पर क्या है हमारा फिबोनाची सीरीज, इवन पोजीशन पर हमारा प्राइम है। तो अब हमने पैटर्न को पहचान लिया। दूसरा स्टेप क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें प्रोग्राम के अंदर लॉजिक ऐसा लगाना है कि ये सीरीज़ कंबाइन में ही बने, और फिर हमें उसको प्रिंट करा देना है, एन पोजीशन पर हमें उस वैल्यू को प्रिंट करा देना है। तो सबसे पहली चीज़ इस लॉजिक को समझते हैं। हमने क्या किया, एन वैल्यू एंटर करा है, और ये एन क्या है, ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा है इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर एन पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इस लूप के अंदर nth पोजीशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिबोनाची का nth पोजीशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम का nth पोजीशन हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इनसे पता चलेगा, ऑड और इवन पोजीशन पे पता चलेगा। सो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर n हमने दिया, हमने पोजीशन एंटर कराया और वो पोजीशन ऑड है, वो ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन होगा तो हम फंक्शन कॉल करेंगे फिबो वाली सीरीज़ को। हमने फिबो फंक्शन को कॉल किया इस तरीके से। लेकिन अगर फॉर एन एग्जांपल अगर n की वैल्यू इवन है, तो हम फंक्शन कॉल करेंगे प्राइम वाले के। यहाँ पर हम दो फंक्शन बनाएंगे, एक फिबो के लिए और एक प्राइम के लिए। तो अगर इवन होगा तो प्राइम कॉल होगा, ऑड होगा तो फिबो कॉल होगा। दूसरी चीज़ हमें इसमें समझनी ये है कि n जो है वो सेम नहीं रहेगा, इनके लिए सेम नहीं रहेगा। तो जब हम ऑड नंबर के लिए कॉल करेंगे तो हम इस n वैल्यू को चेंज करेंगे n/2 +1, इस तरीके से हम कॉल करेंगे। ये ऑड के लिए होता है, और इवन के लिए हम लोग कॉल करेंगे n/2। इस तरीके से हम ऑड के लिए इवन के लिए कॉल करेंगे। बाकी फिबो फंक्शन के अंदर फिबोनाची वाले हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं वो हम यहाँ पे कर देंगे, और प्राइम के अंदर प्राइम वाले प्रोग्राम हम कर देंगे जो कि सीरीज़ में चल रहा हो। सो इस तरीके से अब हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया कि काम कैसे करना है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हम कंपाइलर पर आ चुके हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। हैज़ इंक्लूड stdio.h दिया हमने यहाँ पर, int मेन दिया हमने यहाँ पर। नाउ ये हमने एक मेन फंक्शन बना लिया। इसके बाद हमें दो फंक्शन और डिक्लेयर करने होंगे। एक फंक्शन तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं फिबोनाची के लिए, जिसका हम रिटर्न टाइप 0 दे रहे हैं, और हमने नेम दे दिया फिबो। इसके अंदर इंटीजर वैल्यू हम पास करेंगे, ये मैंने डिक्लेयर किया। और अब हम प्राइम फंक्शन के लिए भी डिक्लेरेशन कर देते हैं, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें, ये तो मेरा मेन फंक्शन के लिए ब्लॉक बन गया है, अब हम इन दोनों के लिए भी ब्लॉक बना लेते हैं। वॉइड फिबो int, मैं l लेके चल रहा हूँ, एक l वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, और वॉइड प्राइम, इनके लिए भी मैं एक l वेरिएबल लेके चल रहा हूँ जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया जो कि स्टार्टिंग में रन करेगा, और ये फिबो हो गया, ये प्राइम हो गया। अब हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब सोचो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पोजीशन हमसे लिया जाएगा, पोजीशन हमसे इनपुट में लिया जाएगा। तो हम int करके एक n वेरिएबल बना देते हैं, और printf डिस्प्ले भी करा देते हैं स्क्रीन पर, एंटर दी nth पोजीशन। अब जब आप, हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता है वो अपने खुद के आपको केसेस दे देंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मैसेज डिस्प्ले कराना ही कराना है। हो सकता है डायरेक्टली आपको वो कहें कि स्कैनएफ यूज़ करो, आपको ये मैसेज ही नहीं शो करना है, सीधे आप स्कैनएफ यूज़ करना। फिर स्कैनएफ यूज़ करके %d और ये एम्बरस्टेंट n दे देना। अब ये हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद अभी हमें ये भी चेक करना है कि क्या वो पोजीशन ऑड है या इवन है।
मैं स्पेसेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोग्राम समझ में आए। तो अब हमने जैसे एक इफ़ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 1, ये हम चेक कर रहे हैं ऑड के लिए, ऑड नंबर के लिए। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो ऑड पोजीशन पर हमारा फिबोनाची सीरीज़ है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होता है ऑड के लिए तो हम फिबो फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल जो पास करेंगे वो n/2 + 1 इस तरीके से हम पास करेंगे। यानी कि जब फिबो के अंदर ये जो l की वैल्यू जो होगी, l की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगा n/2 + 1 इस तरीके से। मतलब पहले n, अगर n की वैल्यू 11 है, ऑड नंबर 11 है, तो ये हमारा 5 आएगा और इस 5 को 1 से ऐड करेंगे तो 6 होगा। तो l की वैल्यू 6 हो गई। मतलब ओवरऑल वो 11th पोजीशन है लेकिन फिबो के लिए वो 6 पोजीशन है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर एल्स पार्ट अगर हम देखें तो एल्स पार्ट का इसके अंदर हमने प्राइम को कॉल किया, प्राइम नंबर के लिए प्राइम फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें n/2 पास करेंगे। अब अगर फॉर एन एग्जांपल जैसे n की वैल्यू 10 है तो इसके लिए प्राइम के लिए जो l की वैल्यू होगी वो n/2 होगी, मतलब 5 हो जाएगा। तो इसके लिए जो पोजीशन होगा प्राइम के लिए वो 5, प्राइम नंबर सीरीज़ के लिए 5th पोजीशन होगा। सो अब हमारा ये मेन फंक्शन का काम हो गया। मेन फंक्शन में हमारे सारे काम हो गए। अब हमें फिबो के लिए फिबो फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। सो यहाँ पर हमने एक int लिया है और a वेरिएबल हमने 1 ले लिया एंड b वेरिएबल भी हमने 1 ले लिया और ये हमने c ले लिया, c हमने ले लिया और एक i ले लिया। अब एक चीज़ समझना है, मैंने यहाँ पर 1 क्यों ले रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में मैंने 0 लिया हुआ था। रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो फिबोनाची सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 है ही नहीं, तो हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने 1 लिया हुआ है। अब यहाँ पर और ये l की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, पोजीशन तो हमें मिल ही जा रहा है। सो यहाँ पर अब हम फॉर लूप लगाएंगे और i की वैल्यू हम दे रहे हैं 1 एंड i की वैल्यू हम लेस देन, i की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1 और इसकी वैल्यू ले रहे हैं लेस देन इक्वल टू n-2, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 वैल्यू जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी 2 यहाँ पर इनेबल है और i++ ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम n नहीं लेंगे, हमें l लेना होगा क्योंकि l के लिए हम कर रहे हैं, तो l-2 करेंगे। यानी कि पहली बार लूप चलेगा, ये दोनों की वैल्यू तो है ही है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि मैं a की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, तो a की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो फिर हम इसको l तक ही लेते हैं, छोड़ दो, ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया, प्रिंटफ कर दिया %d a, मतलब स्टार्टिंग में ही हम a को प्रिंट करा रहे हैं। स्टार्टिंग में ही हम प्रिंट तो हमें इसमें कराना ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम एक नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं, हम c = a + b करते हैं यहाँ पर एंड स्वैपिंग कर देते हैं, यानी कि b की वैल्यू a में चली जाएगी एंड c की वैल्यू b के अंदर आ जाएगा। ये c की वैल्यू b के अंदर आ गया, b की वैल्यू a के अंदर आ गया। सो ये हमारा c के अंदर a + b हो गया और ये स्वैपिंग हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटफ %d और a की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। सो a की वैल्यू को हमने प्रिंट करा है। अब एक बार हम पहले इस फिबो के लिए ये प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं। रन किया हमने और फिबो ऑड पोजीशन पर होता है, तो ऑड पोजीशन 3 होता है। तो अब हमने 3 डाला तो यहाँ पे 2 आ रहा है और अगर हम आउट देखें तो 3rd पोजीशन पर 1 आ रहा है ना, तो हमारा 1 आना चाहिए लेकिन ये 2 आ रहा है यहाँ पर, मतलब एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्टेप जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर n-1 कर देना है, सिंपल। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम, मतलब ये जो लूप होगा ये 1 से लेकर l-1 तक चलेगा।
इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो। फॉर एन एग्जांपल अभी अगर मैंने थर्ड पोजीशन प्रिंट करा है तो 1 आ रहा है, चेक करते हैं। अब थर्ड पोजीशन पर मेरा 1 आ रहा है, दोबारा रन करते हैं। अगर हमने फॉर एन एग्जांपल 7th n की वैल्यू 7 लिया है तो 3 आ रहा है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th पोजीशन पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब हमारा फिबोनाची वाला फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसमें, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर पर। अब प्राइम नंबर पे भी हमें डेफिनेशंस देने होंगे। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल i बना रहे हैं, एक j बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 लूप बनाना पड़ेगा, और एक फ्लैग वेरिएबल ले रहे हैं, और एक हम काउंट ले रहे हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये 4 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला फॉर लूप बना रहे हैं। ये फॉर लूप होता है पूरी सीरीज़ के लिए लॉजिक बनाने के लिए। मतलब ये हम स्टार्ट करेंगे i = 2 से, एंड इसको हम लेकर जाएंगे मैक्स तक। अब ये मैक्स क्या है, मैक्स जो होता है वो एक हम लिमिट दे देते हैं कि ये जो प्राइम नंबर है 1000 तक चलना चाहिए, तो हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। डिफ़ाइन सबसे स्टार्टिंग में करते हैं, हैज़ डिफ़ाइन मैक्स 999 दे देते हैं। सो ये जो मैक्स है ये मेरा 999 मैक्सिमम इसका 999 नंबर होता है, तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये लूप 2 से स्टार्ट होगा और मैक्स यहाँ तक चलेगा, और i++ हमने दे दिया। क्योंकि ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैक्स, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये है कि ये जो लूप है इसमें डॉट डॉट दिया गया है, मुझे पता ही नहीं कि ये लूप कहाँ पे ख़त्म होगा, तो एक अपने से ही मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया मैक्स, और इसमें स्टार्टिंग में ही मैंने मैक्स को हैज़ डिफ़ाइन यूज़ करके मैंने 999 दे दिया है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फ्लैग की वैल्यू को मैंने 0 इनिशियलाइज असाइन कर दिया। दूसरा हम फॉर लूप बना रहे हैं फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स चेक करने के लिए। इसके अंदर हमने j की वैल्यू को 2 दिया, और j > i दिया, एंड g++ दिया। मतलब ये वाला जो होता है ये फैक्टर के लिए होता है, और ये जो होता है ये पूरी सीरीज़ के लिए होती है, पूरी मेन सीरीज़ के लिए होती है। ये आपकी पूरी मेन सीरीज़ इंडिकेट कर रही है। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ i मॉडुलस j, i न्यूमरेटर में है, j डिनोमिनेटर में है, ध्यान देना है इसको। अगर इनका ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल होंगे, अगर ये एक दूसरे से डिविजिबल होते हैं तो हमारा फ्लैग की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जानी चाहिए। फ्लैग की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जानी चाहिए। ये हमने एक कंडीशन लगा दिया, और फिर उसके बाद हम ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 होगी हम ब्रेक करेंगे तो ये इमीडिएट फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ब्रेक हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इमीडिएट फॉर लूप से बाहर आ जाएं। इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0। हम मान के चल रहे हैं कि चलो अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, फॉर एन एग्जांपल फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, इस फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो हमने काउंट प्लस काउंटर लगा दिया। और इसके बाद इस इफ़ के बाद में हमने एक और इफ़ लूप बनाया, और यहाँ पर हमने डाल दिया काउंट इज इक्वल टू L। काउंट इज इक्वल टू L, मतलब ये L जो है ये Lth पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है प्राइम के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंट f %d i की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि i इसी के अंदर हमारे इसी सीरीज़ के अंदर मेरा प्राइम नंबर आएगा। सो ये हमने कंडीशन लगाया, फ्लैग इज इक्वल टू 0 में काउंटर ++, और इफ़ काउंटर इज इक्वल टू L देन प्रिंट इतना। अब इसके बाद भी हमें एक ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो ये लूप कंटिन्यू करता रहेगा। तो जब ये ith पोजीशन पर पहुंच जाएगा, जब ये Lth पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो तुरंत उस Lth पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी i की वो प्रिंट कर देगा, और तुरंत हम बाहर आ जाएंगे। मतलब
उस प्राइम के प्राइम नंबर सीरीज़ के nth पोजीशन पर जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब हमें पता है कि प्राइम जो होता है वो इवन पोजीशन पर है, तो 2 हमने यहाँ पर एंटर किया, सो हमारा 2 आ रहा है। हम चेक करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर हमारा 2 है, परफेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पे 4 किया एंटर तो 3 आ रहा है। इस सीरीज़ का 4 जो है वो 3 है, आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। सो अब हम देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने 9th पोजीशन डाला, ये फिबोनाची के लिए है, तो 9th पे हमारा 5 आ रहा है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। एक हम प्राइम नंबर के लिए बनाएंगे और एक हम फिबो के लिए बनाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। ये मेन फंक्शन के लिए है एंड ये हमारा फिबो फंक्शन के लिए है, ये हमारा प्राइम फंक्शन के लिए है और ये हमारा उनके आउटपुट्स हो गए। सो जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको बस प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करना होगा। जैसे ही आप कंपाइल करते हो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं है। वो अपने से ही इनपुट दे देते हैं और आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं। तो आपको बस प्रोग्राम अच्छे से बनाना है और फिर उसके बाद कंपाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। इसमें भी हमें एक सीरीज़ दिया गया है जो एक ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है। तो इसमें 2 सीरीज़ कंबाइन है। जैसे अगर हम इसको देखें 1 1 2 3 4 9, कोई फ्लो नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके इवन और ऑड पोजीशन को देखें, जैसे ये मेरा ग्रीन कलर से मैं जो है ऑड पोजीशन इंडिकेट कर रहा हूँ, तो अगर आप ऑड पोजीशन को देखो तो ये एक पैटर्न बन रहा है 1 2 4 8 16, मतलब हर प्रीवियस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑड पोजीशन को देखें, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है 1 3 9 27, तो 1 3 9 27 प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यही चीज़ अगर हम प्रॉपरली समझें तो हमारे प्रीवियस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड पोजीशन पर क्या है, प्रीवियस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इवन पोजीशन पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अलग अलग अगर हम सीरीज़ को डिफाइन करें तो ये हमारा होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है, हमने पैटर्न समझ लिया कि क्या होने वाला है। अब हम इसको प्रोग्राम में करते हैं। सो ये भी प्रोग्राम बिल्कुल प्रीवियस के जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे बस, और बहुत सिंपल है। इसको करके देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, एक वॉइड सीरीज लेते हैं। अब एक फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं इवन पोजीशन और दूसरे फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं वॉइड ओपी ऑड पोजीशन। ज़्यादा बड़े नेम्स नहीं देने हैं वेरिएबल के या फंक्शंस के, नहीं तो बहुत मेहनत लग जाती है। ऐसा देना है जो आपको समझ में आ जाए। INT मेन फंक्शन हमने यहाँ पर बना दिया, इसकी बॉडी को हमने बना दिया यहाँ पर। वॉइड इवन पोजीशन के लिए हमने बना दिया एंड वॉइड फंक्शन के लिए भी हमने OP बना दिया। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली n को ही एंटर करा रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सॉरी, n नहीं l लेते हैं जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में लिया था, तो कन्फ्यूज़न होता है। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमें पोजीशन को एंटर कराना है। यानी कि INT n लिया हमने और हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पर, एंटर दी nth पोजीशन scanf %d एम्बर स्टैंड n, ये हमने किया। अब हमें चेक करना है इफ़ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर वो ऑड पोजीशन होगा तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑड वाले को। तो हम OP डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम डालेंगे n/2 + 1, जो हमने प्रीवियस किया वही है यहाँ पर भी। और एल्स पार्ट के अंदर हम करेंगे EP इवन पोजीशन n/2, इस तरीके से।
सो अगर हम देखें, अगर हम ऑड पोजीशन को कॉल कर रहे हैं तो ये एल की वैल्यू जो होगी वो ऑड के लिए एल की वैल्यू जो होगी n/2 + 1 होगा। इवन के लिए जो होगा वो n/2, मतलब इसके लिए n/2 होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें करना क्या है। हमें ऑड पोजीशन पर e × 2 करना है। तो सबसे पहले हम ऑड पोजीशन का ही बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और एक वेरिएबल लिया b, ये 2 लिया है मैंने, बाकी आगे हम चेक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक वाइल लूप लगा रहे हैं, तब तक लगा रहे हैं जब तक वाइल लूप लगा रहे हैं जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो हम इसको सिंपली n भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम इसको चेंज करके n ≠ 0 ये भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लगाना चाहो। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब समझते हैं, यहाँ पर हमने a = 1 लिया है, b लिया हुआ है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि b = a × 2, और ये होने के बाद में हम लोग n माइनस कर रहे हैं, n माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक l की वैल्यू जो है बिल्कुल 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे भी आपको l करना होगा। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 लाइन का प्रोग्राम है, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक l की वैल्यू बिल्कुल 0 नहीं हो जाता। अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसका मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू मैंने दिया 6 दिया, तो 6 इवन है, 6 इवन है, इवन नहीं लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 7 लिया, 7 ऑड पोजीशन है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, 7/2 + 1। तो 7/2 को हम 7/2 डिवाइड पहले होता है, तो ये 3 आ गया और +1, यानी कि 4 हो जाएगा। l की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। ये l 4 हो गया, मतलब ये लूप हमारा 4 बार चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, b की वैल्यू, सबसे पहले स्टार्टिंग में b की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, लेकिन फिर l की वैल्यू चेंज होकर हमारा 3 हो गया, माइनस। फिर वापस से लूप चलेंगे, तो ये 2 के बाद क्या होगा, a की वैल्यू 2, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, एक लाइन और ऐड करना होगा मुझे। यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ, फिर मैंने चेंज कर दिया, मतलब b की वैल्यू को a के अंदर डाल दिया, स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। तो b की वैल्यू जो थी वो 2 हो गई, लेकिन बाद में स्वैपिंग होकर a की वैल्यू 2 हो गई थी। तो नई जो b की वैल्यू आई, ये b की स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो 2 थी, लेकिन बाद में जब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो b की वैल्यू जो है वो चेंज होकर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमने 2 कर दिया था, और l की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तीसरी बार लूप चलेगा तो ये 8 हो जाएगा, और l की वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी। चौथी बार जो लूप चलेगा तो ये b की वैल्यू जो है वो 16 हो जाएगी, लेकिन l की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब 0 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, आप लूप के बाहर आ जाओगे, और लूप के बाहर आओगे तो इसी b की वैल्यू को हमें प्रिंट करा देना है, तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली करें, क्लियर करें, एंड इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, printf %d, मैंने b की वैल्यू को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। ये आ जाएगा। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। लाइन नंबर 12 and 25, 12 and 25, तो 12 में प्रॉब्लम हुआ होगा, OP n/2 + 1।
ओके, ये OD कर दिया मैंने, OP नो। ओके, रन कर गया। अब हम यहाँ पर हमने ऑड पोजीशन के लिए बनाया, तो अभी हम ऑड पोजीशन ही एंटर करेंगे। सो ऑड पोजीशन जैसे 7 एंटर किया तो हमारे पास 16 आ रहा है। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यहाँ पर 8 आना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर गलती ये कर रहे हैं कि हमें A की वैल्यू को प्रिंट करना है, बस ये चेंज कर देते हैं। अब अगर हमने 7 प्रिंट करा है तो आंसर अभी भी गलत आ रहा है। ओके, यहाँ पर L-1 कर देते हैं, अब सही आएगा आंसर, क्योंकि ये लूप में एक वैल्यू तो इनिशियलाइज ही है ना, तो L-1 होगा। और इसको मैं B ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ गया होगा, ये L-1 इसलिए किया क्योंकि A-1 एक पोजीशन आगे आ रहा है, तो हमें पहले ही एक लूप रोक देना है। सो यहाँ पर मैंने 7 किया तो 8 आ रहा है। अब आंसर सही आ रहा है हमारा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 9th दिया तो 16 आना चाहिए, 16 आ रहा है। अगर मैंने 10th पोजीशन दिया तो 32 आना चाहिए, सॉरी 10th तो 11th पोजीशन देंगे ना, और 32 आएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया ऑड के लिए। अब हम इवन के लिए भी यही काम करते हैं, तो उसमें भी INT A इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने एंड B ले लिया हमने, ये 2 वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं। अब एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर भी AB यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी AB यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है ये AB जो है ये लोकल वेरिएबल है, ये केवल इस फंक्शन के लिए AB काम करेगा, इसके लिए नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर आप दोबारा से इनिशियलाइज दोबारा से A और B को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है या जो बाहर डिक्लेयर है ग्लोबल वेरिएबल, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अगर आप करोगे भी तो उसको फिर वो चेंज होता रहेगा। अभी बस आप ये समझो कि यहाँ भी AB आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी AB यूज़ कर सकते हो ना। वाइल लूप चलाते हैं यहाँ पर, वाइल यहाँ पर भी L-1 करेंगे क्योंकि, और नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कर दिया B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर मैंने क्या किया, A को चेंज कर दिया B से, मतलब B के अंदर जो भी वैल्यू हो इसके अंदर आ जाएगा, और ये L-1 कर दिया ना। अब लूप रन करते हैं, सॉरी इसको प्रिंट भी करा देते हैं। printf %d, और ये A की वैल्यू को A या B कोई भी वैल्यू प्रिंट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन। अब अगर हमने इवन पोजीशन दिया, फॉर एन एग्जांपल 8, 27 आ रहा है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 27, आंसर सही है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम 4th पोजीशन दे रहे हैं, 3 आ रहा है आंसर, 1 2 3 4, आंसर सही है। मतलब अब ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 फंक्शन डिक्लेयर कर दिए यहाँ पर, EP और OP, इवन पोजीशन ऑड पोजीशन। मेन फंक्शन हमने बनाया और इसके अंदर हमने वही काम किया ऑड के लिए, और इवन के लिए हमने ये किया। फिर इवन पोजीशन में हमने क्या किया, A को 1 असाइन किया, B किया, और वाइल लूप हमने लगाया L-1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और B के अंदर हमने 3 किया, फिर B की वैल्यू को हम A के अंदर डाल रहे हैं और L को माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने ये वाला लूप किया और इन वाइल लूप के बाहर हमने प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, और ये बहुत ईजी था, ये लास्ट NQT एग्ज़ाम में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, वो आए हुए थे पिछले NQT एग्ज़ाम में। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अमंग दिस वी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ इमिनेंस एंड हिज बुक इस मतलब ये
स्टोरी लिखा हुआ है, ये केवल आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि अमारा सिम्हा wanted to know the final position of a person who start from the origin 00 and travel per following scheme। so simply क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये 00 से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ था he first turns and travel 10 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वो टर्न करते हैं और 10 यूनिट चलते हैं डिस्टेंस। ही सेकेंड टर्न मतलब सेकेंड टर्न माने कि सेकेंड स्टेप इज अपवर्ड फॉर 20 यूनिट्स, 20 यूनिट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड टर्न में इन्होंने क्या किया, लेफ्ट, मैंने पहले इन्होंने अपवर्ड, पहले ये अपवर्ड जा रहे हैं फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारी 30 यूनिट हो गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ टर्न में क्या हुआ, इन्होंने डाउनवर्ड किया 40 यूनिट। एंड फिफ्थ टर्न टू द राइट अगेन। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हम देखें अपवर्ड यूज़ किया गया था, लेफ्ट यूज़ किया गया था, डाउनवर्ड यूज़ किया गया, राइट तो यूज़ ही नहीं था। तो अब अगेन से हमें ये समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्न जो होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, मतलब ये फर्स्ट टर्न जो होगा ये राइट डायरेक्शन में होने वाला है। और उस समय पर उनकी डिस्टेंस 50 हो गई। तो हमें और ये चीज़ और कहा गया है, एंड थर्स इट ट्रैवल एवरी टाइम इंक्रीजिंग द ट्रैवल डिस्टेंस बाय 10 यूनिट। ये बोला हुआ है कि हर बार उनकी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 10-10 यूनिट इंक्रीज़ कर रही है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम ये समझते हैं। इसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने केसेस भी दिए हैं कि अगर हमने मान लो 3 डाला, मतलब 3 का मतलब होता है 3 स्टेप, जब वो 3 स्टेप चलेंगे तो आउटपुट ये आना चाहिए -20, 5 के लिए ये आना चाहिए, 4 इनपुट के लिए ये आना चाहिए और 7 के लिए आना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर आके ये मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये ओरिजिन जो है ये स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर 0 0 यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस हमारा क्या है वो 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10 यूनिट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहली बार में क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, x की वैल्यू तो 10 हो गई लेकिन y की वैल्यू सेम टू सेम है 0। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, x की वैल्यू तो सेम है बट y की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि हर स्टेप में डिस्टेंस तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिस्टेंस जो है ये 20 हो गया और यही हमारी y की वैल्यू हो गई, यही हमारी y की वैल्यू हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो सेम है, सॉरी y की वैल्यू तो सेम है बट x की वैल्यू -20 हो गया। अब 10 में 30 ऐड करेंगे तो -20 होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है ये 30x के साथ ऐड किया जा रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। सो हम आते हैं अपने कंपाइलर पर। हैज़ इंक्लूड stdio.h और यहाँ पर मैंने int मेन फंक्शन यूज़ कर लिया और फिर मैंने n ले लिया और ये मैंने scanf लिया है क्योंकि केसेस में कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं कराना है। सो %d एम्बरस्टैंड n ले लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक वाइल लूप बनाना है। सबसे पहले तो हम स्विच केस बनाते हैं। स्विच केस में हम डाल रहे हैं c। अब c क्या है, c को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। c एक कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल है, कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल है c, जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कैपिटल R से, और इसको हमने सिंगल कोटेशन में दिया क्योंकि कैर को हमेशा सिंगल कोटेशन में देते हैं। ये R का मतलब ये है कि ये राइट डायरेक्शन स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, राइट डायरेक्शन से। और यहाँ पर हम एक डिस्टेंस वेरिएबल भी ले रहे हैं, कॉमा देकर डिस्टेंस वेरिएबल भी दे रहे हैं जिसमें हमने 10 इनिशियलाइज किया हुआ है। और ये हमारा स्विच केस है। स्विच के अंदर R आ गया। जैसे ये R एंटर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला केस हम बना रहे हैं कि अगर केस R आता है तो कॉलन लगाएंगे,
हमने अगर पहले केस में r आता है तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर आप देखो स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 और y है, तो सबसे पहले हमें x और y भी इनिशियलाइज करना होगा। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, पहले स्टेप में क्या है, x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कितना इंक्रीज़ हो रही है, 10 यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, और हमारा डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट ही है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस डिस्टेंस कर देंगे हम, ये हो गया। और हर बार डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस की वैल्यू 20 हो गई। हर स्टेप के बाद इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड थस एवरी टाइम इंक्रीजिंग द ट्रेवल डिस्टेंस बाय 10 यूनिट, मतलब डिस्टेंस हर बार 10-10 यूनिट इंक्रीज कर रही है। तो ये डिस्टेंस की यूनिट 20 हो गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम सी को चेंज कर रहे हैं। सी जो राइट था उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो राइट हो रहा है, फिर उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। और इस यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया एंड इसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। मतलब यहाँ ब्रेक का मतलब ये होता है कि हम पूरा स्विच केस से बाहर आ जाएंगे, लूपिंग से बाहर हो जाएंगे। दूसरा केस हम बनाते हैं जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाई ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वाई भी कितना हो रहा है, वाई प्लस डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस, देखते हैं। अगर आप देखो वाई सेकेंड स्टेप में क्या है, वाई 20 हो रहा है और x की वैल्यू सेम है, तो x को हमें चेंज नहीं करना है, y को चेंज करना है और डिस्टेंस के साथ बस ऐड कर देना है। सो हम क्या कर रहे हैं, केवल डिस्टेंस के साथ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी 20 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करा ही दिया था। और फिर से हम डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करा देते हैं +10। अब यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू 30 हो गई है। ये इसका मतलब होता है कमेंट आउट करना। कमेंट आउट जो होता है ये डबल फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम में रन नहीं करेगा, ये प्रोग्रामर को समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद हम सी के वैल्यू को, अब मुझे पता है पहले अपवर्ड गया, पहले डायरेक्शन में अपवर्ड गए थे। अगर आप इस प्रोग्राम को और देखो, फर्स्ट स्टेप राइट था, सेकेंड स्टेप अपवर्ड था, थर्ड स्टेप लेफ़्ट था। सो अब हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है। सो ये सी को मैंने एल कर दिया। एल का मतलब क्या है, लेफ़्ट डायरेक्शन, लेफ़्ट। नाउ फिर से मैंने ब्रेक यूज़ कर दिया कि अगर मान लो अगर सेकेंड स्टेप ही होता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर रुक जाना चाहिए सेकेंड स्टेप के लिए। इसके बाद हम आते हैं केस थर्ड। हम केस थर्ड बनाते हैं। केस थर्ड में हम लेफ़्ट डाल रहे हैं, कॉलन लगा देते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आप अगर थोड़ा सा देखो थर्ड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर हम अपना ग्राफ देखें, लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो -20 और 20, यानी कि y सेम है बट x जो है वो चेंज हो रहा है, और वो भी कितना, डिस्टेंस के साथ ऐड करने पर, सॉरी डिस्टेंस के साथ माइनस करने पर। ये 10 है, माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ, तो ये -20 आएगा। सो x इज इक्वल टू एक्स माइनस डिस्टेंस करेंगे यहाँ पर, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस +10 करेंगे यहाँ पर। सो डिस्टेंस की वैल्यू हमारी 40 हो गई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड सी की वैल्यू को अब हम लेफ़्ट के बाद हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए डी सिंबल दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ इसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि लूप से हम बाहर आ जाएंगे। केस नंबर चौथा स्टेप का केस बनाते हैं डाउनवर्ड के लिए, कॉलन। अब चौथे स्टेप में अगर हम लोग देखें, फॉर एन एग्जांपल चौथे स्टेप में अगर हम देखें तो ये फोर्थ स्टेप है हमारा। फोर्थ स्टेप में x तो सही है, लेकिन y जो है वो 20 से -20 हो रहा है, मतलब डिस्टेंस के साथ हम ऐड कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू y माइनस डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस +10।
अब यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारी 50 हो गई। एंड सी जो है वो अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है, अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पर राइट यूज़ कर लिया, फॉर एन एग्जांपल राइट यूज़ कर लिया, तो ये वापस से वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है 50 का ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 50 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप नोटिस करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अगर आप देखो 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, तो हमें एक और कंडीशन बनाना होगा 5 के लिए। सो इसके लिए मैं R नहीं लेता हूँ, A ले लेता हूँ। A का मतलब क्या होता है, ये 5th टर्न के लिए। नाउ वापस से हम ब्रेक लगा देते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं केस नंबर 5 बनाते हैं, 5वें स्टेप के लिए। यहाँ पर मैंने A दे दिया क्योंकि मैंने A इनिशियलाइज़ किया था। और इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में अगर आप ध्यान दो स्टेप नंबर 5 पर, स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है उसमें डिस्टेंस ऐड कर दिया जा रहा है, बाकी y की वैल्यू सेम है, ऐड किया जा रहा है। -20 30 तब आएगा जब डिस्टेंस 50 ऐड किया जाएगा। सो x इज इक्वल टू x प्लस डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस 10। सो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारी बढ़कर 60 हो चुकी है। एंड फिर c की वैल्यू हम चेंज करेंगे। अब c की वैल्यू हम रिपीट कराएंगे r से, मतलब ये वापस से हमारा पहले वाले स्टेप में आ जाएगा। और यहाँ पर हम ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि अगेन राइट डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, अगेन राइट डायरेक्शन। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो ये तो केवल एक बार चलेगा, बट हमारा तो कोई लिमिट तो है नहीं। तो इस पूरे स्विच केस को हम वाइल लूप के अंदर ऐड करेंगे। इस पूरे स्विच केस को हम लोग वाइल के अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप बनाते हैं पूरे स्विच के अंदर, और यहाँ पर हम n दे देते हैं। और ये मैंने ब्रैकेट बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन एक चीज़ और अगर हम देखें, ये n जो है ये 0 होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। क्योंकि n मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये n के स्टेप को मिनिमाइज़ कर रहा है। तो जितनी बार स्विच केस रन करेगा, तो स्विच और वाइल के अंदर हमने n माइनस कर दिया। स्विच और वाइल के अंदर हमने n माइनस इसलिए किया है कि हर बार हमारे n की वैल्यू एक बार कम हो रही है। सो ये हमारा हो रहा है यहाँ पर। अब जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वाइल के बाहर हम आएंगे। जब हम वाइल से बाहर आते हैं, बिल्कुल वाइल से बाहर आएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे %d x और y की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ये n माइनस वाइल और स्विच के बीच में है, और ये प्रिंट एफ वाइल के बाद है, वाइल के ब्लॉक के बाहर है। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं। ओके, लाइन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम है, सिंटैक्स एरर ही है, यहाँ पर सेमीकोलन देना भूल गया मैं। ओके, प्रोग्राम हमारा रन कर गया। फॉर एन एग्जांपल अगर हम चेक करें हमारे केसेस क्या क्या हैं, अगर हमने 3 इनपुट दिया, तो अगर हमने यहाँ पर 3 इनपुट दिया तो -20 आ रहा है, -20 आंसर सही है। अगर हमने 4 इनपुट दिया, तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं। 4 इनपुट दिया तो -20 आ रहा है। ओके, अगर हमने स्टेप 3 दिया, बार -20 आ रहा है, सॉरी 3 में तो -20 आ रहा है। 5th स्टेप हमने किया तो 30 -20 हो गया, 30 -20 सही चल रहा है। और अगर हमें 7th स्टेप दिया तब देखते हैं क्या आता है, तो 90 और 50 हो गया, 90
सॉरी 90 और 50, 90 और यहाँ पे 20 होना चाहिए। सो y वाले कोऑर्डिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो y वाले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो एक मिनट वापस से देखते हैं। y जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, x माइनस वाई माइनस माइनस x प्लस प्लस वाई डिस्टेंस प्लस x माइनस वाई माइनस x प्लस, इस वाले स्टेप में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। लेट्स रन 6 स्टेप। तो 90 माइनस 20 आ रहा है, 90 माइनस 20, नहीं मेरा आंसर सही था 90 50, ये यहाँ पे गलत है। ये जो केसेस है ना, ये माइनस 20 नहीं होगा, ये 50 होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 50 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही आ रहा है, हम वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, अगर हमने 7th स्टेप किया तो 90 50 आंसर सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था, ये जो केसेस है ये केसेस गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 50 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें हमने कुछ एनक्यूटी के क्वेश्चंस कवर अप किए थे और कहीं ना कहीं कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। सो अगर आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आया है तो कमेंट भी करिएगा, और ये जो प्रोग्राम है ये मैंने डिस्प्ले भी करा दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और भी थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट लगा के और भी कुछ अलग तरीके से आप बना सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।